मेरी मदर एक्सपायर हुई थी व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड। शी डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। 2004 में मेरी कज़न थी जिसकी ऑल ऑफ अ सडन अनसर्टेन डेथ हुई थी थ्रू एक्सीडेंट। मैं और मेरे हस्बैंड स्टेज पे खड़े हैं एंड सडनली उसकी सोल आ रही है। उसकी सोल मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे वो स्टेज के बाहर ले जाती। हमने फैमिली प्लान करने का सोचा, तब मेरे 3 मिसकैरेजेस हुए। तो उसी दिन शाम को आई हैड अ कनेक्शन विद एंजल्स। तो हम सब ग्रुप में नीचे बैठे हुए हैं और सर ऊपर बैठे सोफे पे। सर ने मेरे पे उंगली करी, डू यू वांट टू कमिट सुसाइड? किंग चैम्बर में जब हम ध्यान कर रहे थे, सडनली मुझे ऐसे लगा कि मैं आउट ऑफ द बॉडी चली गई। हनुमान पिरामिड के अंदर मैंने साक्षात हनुमान जी को बैठे हुए देखा। माँ दुर्गा के दर्शन करे। माँ के साथ बहुत बड़ा शेर था एंड वो सीधा मेरे पीछे आई एंड मेरी स्पाइन में कुछ उन्होंने प्रोसेस किया। क्या कभी मेडिटेशन में आपने अपनी पास्ट लाइफ्स भी देखी है? नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पीएमसी हिंदी के खास कार्यक्रम आत्मा की यात्रा में। दर्शकों, अक्सर हमें लगता है कि जो हम अपने आसपास देख पा रहे हैं या सुन पा रहे हैं वही सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हर एक व्यक्ति देख पाता है, क्योंकि हर किसी के अंदर ऐसी साइकिक एबिलिटीज़ अवेलेबल है, लेकिन वो अवेयर नहीं है क्योंकि वो खुद से कनेक्टेड नहीं है। आज के इस आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में हम एक ऐसे ही पिरामिड मास्टर से मिलने वाले हैं जिन्होंने अपनी इन साइकिक एबिलिटीज़ को बचपन में ही पहचान लिया, क्योंकि उन्हें फ्यूचर के फ्लैशेस दिखने लगते थे। वो कनेक्टेड फील करती थी एंजल्स के साथ, लेकिन वो पहचान नहीं पाती थी क्योंकि उनके अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि ये स्पिरिचुअल पावर्स है। जब वो ध्यान में आई, मेडिटेशन में आई, तब उन्हें समझ आया कि ये एबिलिटीज़ सभी के पास होती है। जब हम खुद से कनेक्ट करते हैं तो हम इसे और एक्सप्लोर कर पाते हैं। तो जब ध्यान में आने के बाद उन्होंने इन एबिलिटीज़ को और एक्सप्लोर किया तो वो एंजल्स के साथ और कनेक्टेड फील करने लगी, स्पिरिचुअल गाइड्स के साथ और कनेक्टेड फील करने लगी। उनकी लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई और आज वो दूसरों को भी मेडिटेशन सिखा के दूसरों की लाइफ भी ट्रांसफॉर्म कर रही हैं। और साथ ही वो ये कहती है कि वो आज भी पृथ्वी सर के साथ एस्ट्रली कनेक्टेड फील करती है। तो चलिए आगे की जर्नी उन्हीं से सुनते हैं। स्वागत करते हैं मनीत परमार जी का, जो कि 2014 से ध्यान कर रही हैं और एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल कोच है। नमस्कार मनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आत्मा की यात्रा कार्यक्रम में। नमस्कार। तो मैम, आप इतने सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, आपकी पूरी लाइफ अभी जो है ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। तो मेडिटेशन के बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए ये तो इस कार्यक्रम में हमें आपसे जानना ही है, लेकिन आपकी जो जर्नी शुरू हुई, यानी एक सोल जब इस धरती पर आती है तो वो एक बॉडी में जन्म लेती है, तो वहीं से जानना चाहते हैं कि आपने किस फैमिली में जन्म लिया, कौन आपके माता पिता रहे, और साथ ही आपकी अपब्रिंगिंग कैसी रही, आप बचपन में कैसे थे, पढ़ाई में कैसे थे, क्या आपका नेचर था, और कैसे आप आगे मेडिटेशन की तरफ फिर आए। मैं बताना चाहूँगी कि मैं एक सिख फैमिली में बॉर्न हुई थी एंड बचपन से ही हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड था वो बहुत धार्मिक था, बिकॉज़ मेरी मम्मा बहुत ही ज़्यादा डिवोटी थी गुरुद्वारा साहिब की। एंड हमारे घर में मैंने अपनी मदर को बचपन से ही सुबह से शाम तक जो 3 पहर का पाठ रहता है वो करते देखा है, मॉर्निंग में, इवनिंग में, फिर रात में भी। तो मेरी मदर एक्सपायर हुई थी व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड। शी डाइड बिकॉज ऑफ कैंसर। उनको फूड पाइप में कैंसर था। सो उसके बाद मेरी नानी ने मेरी अपब्रिंगिंग करी एंड मैं बोलूँगी कि ये दोनों सोल्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक कंट्रैक्ट साइन हुआ था कि शी विल लीव एंड शी विल टेक ओवर। सो बहुत पेनफुल पार्ट था वो हमारी फैमिली के लिए, बट I will always pay gratitude to my nani because she came over to be with me। and बचपन से फिर उन्होंने मुझे कनेक्ट करा गुरबानी के साथ। सो जब भी मेरे कोई क्वेश्चंस होते थे तो मेरी नानी मुझे गुरु नानक देव जी की साखी के साथ कनेक्ट करके सुनाती थी स्टोरीज़। लाइक बच्चों को, किड्स आर वेरी हैप्पी टू लिसन टू द स्टोरीज़। सो मुझे बड़ा मज़ा आता था अपनी नानी के पास बैठ करके। एंड जो आज बोलते हैं ना स्पिरिचुअल पेरेंटिंग, वो स्पिरिचुअल पेरेंटिंग मेरी नानी, दो शी वॉज़ नॉट एजुकेटेड, उस टाइम पे वही चीज़ें नहीं थी, इतना एक्सपोजर भी नहीं था मीडिया का,
बट मेरी नानी मेरी स्पिरिचुअल मेंटर थी एंड शी डिड सच अ ब्यूटिफुल पेरेंटिंग फॉर मी। धीरे धीरे मैंने देखा कि जैसे जैसे गुरबानी सुना करती थी तो मैं बहुत डीप चली जाती थी गुरबानी के साथ कनेक्ट होती हुई ना। सो मेरे अंदर बचपन से एक बड़ी क्यूरियोसिटी थी जानने की, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को। एंड वो धीरे धीरे विद टाइम बढ़ती गई। जहाँ बच्चे गाने सुनते हैं उस टाइम पे, जैसे मैं टीनेज में आई, मैंने अपने फादर से वॉकमैन डिमांड करा, तो मेरे पापा कहते वॉकमैन क्या करेगी, गाने सुनेगी फिर पढ़ेगी नहीं। तो माई फादर वॉज वेरी मेस्मराइज टू सी कि बच्चा गुरबानी के शब्दों के कैसेट्स गुरुद्वारे से लेकर आ रहा है। जिस टाइम पे फ्री होती थी मैं, तो मैं वो कान में लगाती थी और मैं सुनती थी और मैं गहरे ध्यान में चली जाती थी। उस टाइम पे मुझे ध्यान का ABCD भी नहीं मालूम था। आई वॉज ओनली 13-14 ईयर्स ओल्ड। ध्यान क्या होता है किसी को उस टाइम पे इतना एक्सपोजर भी नहीं था, ऐसी एनर्जीज भी नहीं थी, मेडिटेशन का वर्ड भी नहीं समझ आता था कि क्या है। बट मुझे बहुत अच्छा लगता था उस टाइम पे बैठना, अकेले बैठना और गुरबानी सुन के ध्यान करना। फिर धीरे धीरे मैं बड़ी हुई। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे। वी वर 3 सिबलिंग्स, मेरे बड़े भैया, फिर दीदी, फिर मैं। मेरे भैया मुझसे 9 साल बड़े थे, मेरी दीदी मुझसे 6 साल बड़ी थी एंड आई वॉज द यंगर वन, बट आई वॉज द मोर मेच्योर वन इन द फैमिली। तो घर में कभी कुछ भी होता था ना, सो आई वॉज द वन जिसको पापा बुलाते थे या नानी बुलाते थे कि भैया को ये मैसेज कन्वे कर दो, दीदी को ये मैसेज कन्वे कर दो। सो आई वॉज अ वेरी सेटल्ड चाइल्ड, वेरी आइडल चाइल्ड टू माई फैमिली। और शुरू से आज्ञाकारी बच्चा, जो बोला वो किया, इस तरीके से मेरी जर्नी रही। एंड फिर धीरे धीरे मैंने देखा मुझे कुछ ग्लिम्स आने लगे। लाइक मैं नानी को बोलती थी, नानी मुझे ना ये मैंने देखा 1 वीक पहले, ये मैंने देखा सच में। तो मेरी सिस्टर वगैरह ये सब मेरा मजाक उड़ाते थे, हाँ जी ज्ञानी जी आ गए, इनको तो आकाशवाणी होती है, इनको तो सब कुछ पहले ही दिख जाता है। सो मुझे थोड़ा हेजिटेशन होने लगा, फिर मैंने शेयर करना बंद कर दिया। तो मेरी नानी मुझे बड़े प्यार से पैट करके पीछे बोलती थी कि बेटा कोई बात नहीं, दिखता है, कई लोगों को दिखता है, कई लोगों को, मेरे को कई चीज़ें होने वाली होती है तो मुझे सेंस होती हैं। सो आज जब मैं इवॉल्व होके एक इतनी बड़ी, एक कहते हैं ना ध्यान की यात्रा करके अपनी जर्नी, व्हेन आई लुक बैक और मैं देखती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरी नानी, चाहे वो गुरबानी पढ़ रहे थे, बट वो मेरे से ज़्यादा एडवांस सोल थे। एंड जैसे जैसे मेरी जर्नी इवॉल्व होती गई और आज मैं समझती हूँ, मुझे लगता है कि यस, देयर इज़ समथिंग विद इन अस विच इज़ वेरी डीप, और वो हम तभी जान पाते हैं जब हम ध्यान में आते हैं। वो विजडम जो हम बाहर सीख कर रहे हैं, बाहर कुछ भी नहीं है, वो सब अंदर ही है, बाहर तो सिर्फ भटकाव है। जी, जैसे मैम आप बता रहे हो कि आप गुरुद्वारा जाते थे, इतनी गुरबानी आप सुनते थे, कनेक्ट रहते थे, लेकिन मैम आज के समय में अगर देखा जाए तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ना टेंशन में आ जाते हैं कि बच्चा इतना स्पिरिचुअल हो जाएगा तो कहीं वो जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसको ना छोड़ दे। सब पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चा अच्छी नौकरी करे, अच्छा बिजनेस करे, उस पाथ पे ना ही जाए तो बेटर है। तो उस समय क्या, जैसे आपके जो फादर थे, तो क्या वो आपको सपोर्ट करते थे इन चीज़ों में, या वो कहते थे कि नहीं बेटा तू पढ़ाई पे ध्यान दे और आगे चल के तुझे अपना फ्यूचर देखना मेरे है? जो फादर थे, दो ही sacrificed his life because of me. He was very young when my mother died. My mother was only 38-year-old और मैं बहुत छोटी थी। बट मेरे पापा ने मेरी वजह से सेकंड मैरिज नहीं करी थी। बट ही वॉज वेरी डिसकनेक्टेड। वो मेरे को प्यार करते थे बिकॉज मेरे गुण ऐसे थे। वो मेरे को बेटी नहीं बेटा बोलते थे बिकॉज उनको बड़ा अच्छा लगता था कि शी इज़ माई सपोर्ट, शी लर्न्स एवरीथिंग, शी अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और मैसेज कन्वे करना, फैमिली का एटमॉस्फेयर बैलेंस बना के रखना, ये बच्चा सपोर्ट सिस्टम है घर का। बट ही वॉज वेरी डिसकनेक्टेड। उन्होंने पूरा का पूरा मेरी नानी को मेरे हवाले कर दिया था कि आप ही संभालोगे दोनों डॉटर्स को और बेटे को मैं देखूंगा। भैया यूज टू बी विद पापा और मैं, मेरी दीदी नानी के साथ ज़्यादा रहते थे। तो मेरे फादर को बड़ा अच्छा लगता था मेरे को गुरुद्वारे। आई हैड अ ब्यूटिफुल वॉइस इन माई चाइल्डहुड, आई वॉन्टेड टू बी अ सिंगर, बट फैमिली का एटमॉस्फेयर ऐसा नहीं था, बड़ी रिजिड फैमिली थी हमारी। सो इस वजह से मैं वो तो नहीं परस्यू कर पाई सिंगिंग। बट स्कूल में हाँ मेरे को बहुत चांसेस मिले हैं सिंग करने के। तो मैं जब भी गुरपुरब होता था तो मैं शब्द वगैरह गाती थी। तो माई फादर यूज़ टू फील वेरी प्राउड। तो उन्होंने मुझे कभी नहीं रोका। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दिस थिंग कि आफ्टर मैरिज भी विद मेडिटेशन आई स्टार्टेड चैंटिंग बुद्धिज़्म, नेचर एंड बुद्धिज़्म आई यूज़ टू फॉलो। सो आई हैव एक्सपीरियंस एवरीथिंग। मेरे इन लॉज भी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने भी मुझे कभी नहीं रोका। सो बहुत ही फ्रीडम मिली है मुझे अपना स्पिरिचुअल पाथ जीने के लिए।
एंड मैं बोलूँगी जो पेरेंट्स जिनको ये लगता है कि स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद बच्चा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड भूल जाएगा और साधु बन के बैठ जाएगा, दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग मिथ, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज़ द रूट। आप ये शरीर धारण करके आए हैं, इट्स अ व्हीकल, एंड आपकी आत्मा उस व्हीकल को चला रही है। जब स्पिरिचुअलिटी की रूट स्ट्रांग होगी, उस स्पिरिट की जिसको हम अपने अंदर लेकर आए हैं, वो स्पिरिचुअलिटी है, उससे वो स्पिरिट ग्रो हो रही है। जब वो रूट हमारे अंदर स्ट्रांग होगी तो बाहर का मटीरियल वर्ल्ड हमें कभी भटका नहीं सकेगा। सो माया में रहते हुए माया में ना लुप्त होने का ये बहुत ब्यूटीफुल वे है ध्यान। मैं अपने बचपन का एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, बिकॉज यू वर आस्किंग अबाउट माई फादर और कैसा रिलेशनशिप था, उन्होंने मुझे कहीं रोका टोका। बॉर्न इनटू अ सिक फैमिली, हमारे घर का एटमॉस्फेयर ऐसा था कि वीकडेज वर लाइक कि वीकडेज है, इंजॉय करना है तो नॉनवेज चलेगा, नॉनवेज ही बनेगा। वीकेंड पे क्या है, नॉनवेज। सो मैं बचपन से ही उस चीज़ को पसंद नहीं करती थी, बट घर का एटमॉस्फेयर ऐसा था, मुझे खाना पड़ता था क्योंकि दूसरे भाई बहन खा रहे होते थे, फैमिली खा रही होती थी। माई मदर नेवर हैड नॉन वेज, बट वो जल्दी पास अवे हो गए थे। मेरी नानी ने कभी नॉन वेज नहीं खाया, मगर वो मेरे पापा के कहने पे नॉन वेज बना देते थे। तो मेरी नानी पापा के सामने कुछ नहीं बोल पाती थी, बिकॉज माई फादर वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। तो पापा मुझे चांटा लगाते के खिलाते थे नॉन वेज वगैरह ना। सो एक दिन क्या हुआ कि पापा ने मुझे मटन खिलाया एंड मुझे सारी रात वॉमिट्स होते रहे और 2 दिन तक मैं स्कूल नहीं जा पाई। एंड इट स्टार्टेड एंड इट कॉन्टीन्यूड फॉर सम टाइम। जब भी पापा नॉनवेज खिलाते थे, लाइक स्पेशली मटन जब भी खिलाते थे, तो मैं बीमार हो जाती थी। तो मेरे भैया की फार्मास्यूटिकल्स की शॉप थी, तो वहाँ पे पापा के फ्रेंड बैठते थे, ही वॉज अ फिजिशियन। पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, डॉक्टर अंकल हमारे। तो उन्होंने फिर मेरे पापा को ये अवेयरनेस क्रिएट करवाई कि बेटा आप क्या चाह रहे हो, मतलब भाई साहब आप बच्चे को किसी बीमारी में डालना चाह रहे हो। आपको अवेयरनेस है कि जिस तरीके से बच्चा वॉमिट्स कर रहा है, डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उसका कल को डाइजेशन सिस्टम कितना वीक हो जाएगा। तो उस डर से पापा ने फिर मेरा नॉनवेज का, उन्होंने मेरे को थोड़ी फ्रीडम दी कि नहीं खाना तो मत खा, कोई बात नहीं, तो खाली ग्रेवी ले ले। बट 2004 में मेरा जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का कहते हैं ना, एक थोड़ा सा स्टार्ट होता है, वो 2004 में स्टार्ट हुआ। 2004 में मेरी कज़न थी, बुआ की बेटी, जिसकी ऑल ऑफ अ सडन अनसर्टेन डेथ हुई थी थ्रू एक्सीडेंट। सो 2006 में मेरी इंगेजमेंट हुई मेरे हस्बैंड के साथ, एंड 2007 में मेरी शादी होने वाली थी। जब मेरी शादी होने वाली थी, पहले तो जब उसका एक्सीडेंट हुआ, उसकी सोल ने तब मेरे साथ कनेक्ट करा इन ड्रीम। तब मुझे समझ आया कि देयर इज सम, और बड़ा क्लियर मैसेज, वेरी क्लियर। तो मेरे को समझ आया कि कुछ है इस दुनिया के बियॉन्ड, भी कुछ दुनिया है जो शायद हम एज अ ह्यूमन हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, बट हम ड्रीम्स में उस दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं। जब मेरी कज़न ने मेरे से अपना कहते हैं ना अपना पेन और अपनी फीलिंग्स शेयर करी ड्रीम में आकर के, कि कैसे उसने सडनली अपनी बॉडी वेकेट कर दी। एंड फिर 2007 में मेरी जब शादी होने वाली थी, आई हैड अ ड्रीम जहाँ पर मैं और मेरे हस्बैंड स्टेज पे खड़े हैं, एंड सडनली उसकी सोल आ रही है, उसकी सोल मेरा हाथ पकड़ती है और मुझे वो स्टेज के बाहर ले जाती है, जो दूल्हा दुल्हन का स्टेज बना होता है उसके बाहर ले जाती है पीछे। और जब वो मेरे को पीछे लेके जाती है, हम दोनों के कपड़े चेंज हो जाते हैं। मैंने भी वाइट कलर का गाउन पहना होता है, उसने भी वाइट कलर का गाउन पहना होता है, एंड शी स्टार्टेड रनिंग अवे, और मैं उसके पीछे पीछे भागती हूँ, वो गायब हो जाती है। और जब मैं आसपास घूम के देखती हूँ तो इट वॉज फुल ऑफ ग्रीनरी, इतनी ब्यूटीफुल जगह पे मुझे छोड़ के जाती है। सो मैंने अपनी नानी से इस बारे में बात करी कि मुझे दोबारा से उसका ड्रीम आया, और शादी से पहले ये ड्रीम आना सही है क्या, कि सोल आ रही है दोबारा से। तो नानी ने बोला कि बेटा सोल कहाँ जाती है, सोल तो रहेगी ना, बॉडी चली गई तो क्या हुआ, और तुझे अगर वो मैसेज दे के जा रही है तो इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज, वो तुझे प्रॉस्पैरिटी दिखा के जा रही है, शी इज़ ब्लेसिंग यू विद प्रॉस्पैरिटी, इतनी ग्रीनरी दिखा के जा रही है। सो बड़े एक कहते ना स्टेप बाय स्टेप हमारी स्पिरिचुअल जर्नी चलती है। सो सर हमेशा बोलते थे हमें हमारे एक्सपीरियंसेस एनालाइज नहीं करने चाहिए, हमें हमारे ड्रीम्स एनालाइज नहीं करने चाहिए, विद टाइम वो अपने आप ही डिकोड हो जाते हैं, और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ। जी, तो मैम जैसे आपने भी बताया कि आपकी जो है शादी के टाइम पे ये सारी चीज़ें हुई, तो थोड़ा-सा आप अगर बताएँ कि जब आपकी शादी हुई तो उसके बाद की आपकी जर्नी कैसे रही? आपका जो परिवार बड़ा होगा आगे, क्या उसमें भी कुछ चैलेंजेस आए? तो मेरी जिस टाइम पे शादी हुई, मी एंड माय हस्बैंड बोथ वर स्कूल फ्रेंड्स। सो हम दोनों की लव मैरिज हुई,
तो इतने चैलेंजेस तो नहीं आए बिकॉज दोनों का फैमिली बैकग्राउंड, वो भी सिख हम भी सिख, हो गया आराम से। बट शादी के बाद ज़रूर चैलेंजेस आए बिकॉज हमने फैमिली प्लान करने का सोचा, तब मेरे 3 मिसकैरेजेस हुए। उसी चीज़ ने मेरे अंदर लाइक एक डिप्रेशन वाला फेस क्रिएट करना शुरू करा। एंड मुझे लगता था कि वाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग टू मी। सब लड़कियां आराम से कंसीव कर रही हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स थे उस जिनकी हमारे साथ शादी हुई थी उनके बच्चे हो रहे थे। एंड आई यूज़ टू क्राई बहुत कि मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, वाई आई एम नॉट ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। सो ऐसे करते करते एक एक डेप्थ क्रिएट होनी शुरू हुई मेरे अंदर, धीरे 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 धीरे। देन आई कंसीव्ड माई सन इन 2010। उसके बाद मेरे और मेरे हस्बैंड के कुछ रिलेशनशिप इश्यूज शुरू हुए, जिसकी वजह से मैं और मेरे हस्बैंड उस तरीके से, जिसे हम बहुत अच्छे एक फ्रेंड्स के बॉन्ड में शुरू से रहे थे, हमारे में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई और डिफरेंसेस क्रिएट होने शुरू हुए। इन 2014 माई नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्टेड। सो मैंने कुछ भी बुक्स से नहीं सीखा, मैंने सब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ से सीखा है। जो भी विजडम गेन करी है वो मैंने प्रैक्टिकल लाइफ से गेन करी है। सो आई विल से कि मेरे हस्बैंड, ही हैज़ बीन अ कैटलिस्ट इन माई लाइफ। सो ही क्रिएटेड द सिचुएशन एंड आई ओवरकम दो सिचुएशंस। सो वो सिचुएशंस क्रिएट करके जब मैं उनको ओवरकम करती थी तो एक कहते ना एक बाउंस मिलता था मुझे एनर्जी का, एक मैं मास्टरी करती थी उस फील्ड में, उस इमोशन पे मास्टरी करती थी। तो मेरे और मेरे हस्बैंड का बॉन्ड हमेशा से ऐसा ही चला। सो वी प्लान्ड आवर सोल कंट्रैक्ट लाइक दिस कि वो क्रिएट करेंगे एंड फिर मैं उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हुए उनको भी उस सिचुएशन से बाहर निकालूंगी, खुद को भी उस सिचुएशन से बाहर निकालूंगी एंड वी विल ग्रो। सो उसके बाद 2015 में आई कंसीव्ड माई डॉटर। उससे 1 साल पहले, 1.5 साल पहले से मेरे और मेरे हस्बैंड के इश्यूज़ चल रहे थे। एंड वो हस्बैंड के इश्यूज़ तो कम है, हमेशा हमें लगता है ना हम ब्लेम आउटसाइड करते हैं कि बाहर इशू है, वो इशू अंदर होता है एक्चुअली। वो मेरा स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फेज था जिसमें मुझे लगता था कि कुछ बदल रहा है मेरे अंदर, कुछ भीतर चल रहा है मेरे अंदर, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। एंड आई ऑलवेज वॉन्टेड हिम टू बी विद मी। तो वो अपने बिज़नेस को सेटल डाउन करने में, नया बिज़नेस था, उन चीज़ों में लगे हुए थे और मैं लाइक आई वॉज लाइक कि ये मेरे साथ टाइम नहीं स्पेंड करते। मेरे माइंड में हमेशा ब्लेम रहता था उनको लेकर के। इन द मीन वाइल मैंने अपनी डॉटर को कंसीव करा। मैंने अपनी काउंसलर के साथ जब अपनी इसमें 2015 से पहले 15 में मैंने अपनी डॉटर को कंसीव करा। 1-1.5 साल पहले से जब मेरे को डिप्रेशन होना शुरू हुआ, सो एट दैट टाइम माई डॉक्टर टोल्ड माई हस्बैंड कि इसको इमोशनल बहुत इश्यूज़ हैं, तो राइट नाउ शी डजंट नीड अ मेडिकेशन, शी नीड्स अ मेडिटेशन। हाँ, सो मेरे हस्बैंड ने बोला कि अब ये क्या नया स्टार्ट हुआ है, हम नाउ यू सी योर सेल्फ, क्या काउंसलिंग यहाँ से लेनी है, क्लिनिक से लेनी है कि बाहर से लेनी है। तो ऐसे करके दैट कोच एंटर्ड माई लाइफ एंड दैट कोच शी शिफ्टेड माई कॉन्शियसनेस। यू नो, वो सब ऊपर से प्लान होकर स्टेप बाय स्टेप हमारी जर्नी चल रही होती है। शी इंट्रोड्यूस मी टू एंजल्स, शी इंट्रोड्यूस मी टू अदर वर्ल्ड, द डायमेंशंस, द असेशन। बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स में उसने मेरे को सिखाना और बताना शुरू करा। एंड फिर उसने मेरे को लुइस हे से इंट्रोड्यूस कराया। एंड आई ऑलवेज से दैट लुइस हे इज़ माई फर्स्ट मास्टर। एंड मैंने उनकी मेडिटेशंस करनी, उनकी बुक्स पढ़नी, एंड आई वॉज सो क्यूरियस टू रीड अबाउट मेटाफिजिक्स कि मैं एक दिन में 2-2 बुक्स पढ़ जाती थी लुइस हे की। मेरे में इतनी क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई थी उस टाइम पे बुक्स पढ़ने की। एंड देन इन 2015 आई कंसीव्ड माई डॉटर। एंड मैं अपनी नानी के घर गई हुई थी एंड मैं वहाँ से वापस आई तो मुझे पता लगा कि आई एम एक्सपेक्टिंग। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि सी अभी आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस प्रेगनेंसी, क्योंकि बहुत इश्यूज़ हैं तुम्हारे और मेरे ना अभी, तो उसको पहले क्लियर करते हैं। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि एक बच्चे के आने से इतना डिफरेंस आया, दूसरे बच्चे के आने से हम और डिफरेंस में चले जाएं। पहले हम इसको इशू को क्रिएट करते हैं बिकॉज इसका इम्पैक्ट फिर बच्चों पे भी पड़ेगा। ही सेड कि यू वांट टू हैव अ सेकंड चाइल्ड। आई सेड यस। कब? मैंने कहा माइट भी 2 साल के बाद, अभी वी आर वेरी यंग। आई वॉज हार्डली 29-30 ईयर ओल्ड व्हेन आई कंसीव्ड माई सेकेंड चाइल्ड। तो ही सेड कि कंटिन्यू करो। तो फिर मैंने अपनी कोच से बात करी तो शी सेड कि हम कल मिल रहे हैं ना काउंसलिंग के लिए, तू आएगी तो देन वी विल डिस्कस। एंड उसी दिन शाम को आई हैड अ कनेक्शन विद एंजल्स, फर्स्ट टाइम लाइफ में। थ्रू माई फ़ोन आई कनेक्टेड विद दैट एनर्जी। एंड मैंने अपने काउंसलर को वो फ़ोटो का स्क्रीनशॉट भेजा और मैंने बोला एंजल्स होते हैं क्या? तो शी स्माइल्ड एंड शी सेड
जब तू आएगी ना कल बात करेंगे, तूने सेशन के लिए आना है। आई सेड ओके। फिर मैं नेक्स्ट डे गई तो मैं नानी के घर से बहुत सारा, वहाँ का मध्य प्रदेश रहते हैं मेरी नानी, तो वहाँ बड़े अच्छे अच्छे नमकीन मिलते हैं। सो मैंने उनके लिए पूरा बैग भरा हुआ था, मैंने उनको वो दिया, तो शी ब्रॉट अ एंजल डेक फॉर मी। सो मैंने बोला कि ये क्या लेकर आए हो? कहती तूने कल कुछ पूछा था, मैं उसका जवाब लेकर आई हूँ। सो आई सेड कि इससे क्या होगा? तो इसने बोला कि तू पूछना चाह रही थी ना कि तेरा बेबी तुझे कंटिन्यू करना चाहिए ये नेक्स्ट सेकंड बेबी की नहीं करना चाहिए, चला इन एंजल से पूछते हैं। कल वो आए ना बेबी के साथ, एंजल्स भी आए तेरे साथ। तो शी वॉज नोइंग इट अबाउट माई चाइल्ड कि माई चाइल्ड इज़ हैविंग ब्यूटिफुल एनर्जीज एंड दिस चाइल्ड इज़ लिटिल डिफरेंट। तो उन्होंने डेक खोला तो फर्स्ट कार्ड निकला, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गॉड। कहती देख कितना अच्छा गाइडेंस आया है, इस बच्चे को आने दे। देन शी शेयर्ड यू नो कि मैंने भी कंसीव किया हुआ है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। सो उन्होंने भी, फिर उनकी ट्विन्स हुई डॉटर्स और मेरी भी डॉटर हुई 1 साल के बाद। सो आई कॉन्टिन्यूड विद माई प्रेगनेंसी एंड इन द मीन वाइल पूरा वो जो 9 महीने की मेरी जो जर्नी थी, इट वॉज ऑल स्पिरिचुअल। आई यूज़ टू चैंट, आई यूज़ टू मेडिटेट। मतलब मेरी मेडिटेशन इतनी बढ़ गई थी कि मैं रात को सोने से पहले भी ध्यान कर रही हूँ, मैं सुबह उठने से पहले भी ध्यान कर रही हूँ। आई यूज़ टू रन अ शॉप, एथनिक वेयर की शॉप होती थी हमारी, मेरे हस्बैंड का बिजनेस था रजौरी में। मैं वहाँ फ्री होती थी तो मैं वहाँ भी ध्यान करती थी फ्री टाइम में बैठे हुए। सो मेरी डॉटर ने मेरे अंदर पूरा एनर्जी शिफ्ट लाया। तब मुझे समझ आया कि उन्होंने जो बोला कि दिस चाइल्ड इज़ अ वेरी स्पेशल चाइल्ड, को इसको आने दे, वो मैंने धीरे धीरे अंडरस्टैंड करना शुरू करा। एंड जब भी मैंने नॉनवेज खाने की कोशिश करी उस दौरान मैं कभी नहीं खा पाई। आई यूज़ टू हैव वॉमिट्स, इंडाइजेशन हो जाता था बहुत ज़्यादा, तबीयत ख़राब हो जाती थी। सो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे 1 साल के बाद बोला कि अभी तो बच्चा भी 2-3 महीने का हो गया, नाउ यू कैन ट्राई, अब तो खा सकती है, खा के देख। मैंने उसके बाद मुड़ के कभी नॉनवेज नहीं खाया। मैम, जैसे आपने बताया कि लुइस एल हे को आप अपना मेंटर मानते थे, काफ़ी कनेक्टेड आप उनके साथ फील करते थे। तो मैम, जैसे पीएसएसएम का भी एक प्रिंसिपल है स्वाध्याय करना, पत्री सर ने हमेशा ही कहा है ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और शाकाहार जीवन हमें अपनाना है। तो आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में लुइस एल हे के साथ-साथ आपने और किन-किन ऑथर्स की बुक्स पढ़ी? सो लुइस हे की तो मैंने ऑलमोस्ट सारी बुक्स पढ़ी, बिकॉज आई लव रीडिंग हर। और आज भी जब भी मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो आई गो बैक टू दोज बुक्स एंड मैं दोबारा से उन चीज़ों को गो थ्रू करती हूँ, लर्न करती हूँ। एंड उसके अलावा जो डिस्पेंज़ा, ही इज़ माई फेवरेट। जो डिस्पेंज़ा इज़ वट एवर ही इज़ डूइंग, वट एवर ही इज़ टीचिंग द प्रैक्टिकल नॉलेज, और मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज में बहुत मज़ा आता है। एंड बहुत सारे मास्टर्स हैं, ओशो को पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओशो की मैंने एक बुक पढ़ी थी जिसमें आई एम दैट, जिसमें मैंने पढ़ा था कि जिस तरीके से आप रेडी होते हो, आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है, आप बिल्कुल तैयार होकर के, कहते हैं ना एक गार्डन की सैर करने जाते हो, तो आप बिना किसी ज्ञान के या बिना किसी डायरेक्शन के ही उस पार्क में घूम रहे हो, गार्डन में घूम रहे हो, और आप एक एक फ्लावर का आनंद ले रहे हो, उनके कलर्स का, उनके फ्रेगनेंस का। तो उसी प्रकार से एक गुरु और शिष्य की जर्नी है। तो जब आप पूरी तरीके से रेडी होते हो ना, तो आपके जब गुरु आपके सामने अपीयर होते हैं, तो आप सिर्फ उनके पास बैठ के ही उस विजडम को एब्जॉर्ब कर पाते हो। तो ओशो की ये बात मेरे अंदर उतर गई थी, बिकॉज़ मैं यहाँ पे बड़ा कोरिलेट करती हूँ अपनी और सर की जर्नी को। बिकॉज़ सर और मेरी जर्नी और मेरा बॉन्ड सर के साथ ऐसा ही रहा कि बिना बोले ही सब कुछ एक्सचेंज होता रहा, बिना बोले ही सारी विजडम एक्सचेंज होती रही। तो मैं यही समझ पाई हूँ कि प्रैक्टिकल ज्ञान बहुत ज़रूरी है हमारी लाइफ में। खाली बुक्स पढ़नी नहीं चाहिए, बुक्स उतारनी भी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए बुक्स का। ठीक है, स्वाध्याय ज़रूरी है, आई अंडरस्टैंड सर ने स्वाध्याय करने के लिए बोला, बट नॉट ओनली वर्बली व्हेन यू आर रीडिंग एंड यू आर टीचिंग, व्हेन यू आर रीडिंग एंड यू आर टीचिंग, नहीं। पहले आप उस बुक को समझो, आप उस बुक को अपने जीवन में उतारो एंड देन टीच पीपल। तो मैं तो यही करती हूँ कि पहले वो सभी जो चीज़ें हैं उसको लिखना, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना, और फिर उसके रिजल्ट्स देखना कि ये गाइडेंस का ये रिज़ल्ट आया है। सो यस, बुक्स रियली हेल्प्स अस। और यही असली विजडम है, बुक्स पढ़ना इज़ अ नॉलेज और बुक्स को एक्सपीरियंस करना ही हाँ, विजडम है। बिल्कुल।
तो मैम आपकी जर्नी इतनी ब्यूटीफुल अभी तक चल रही है कि आपकी लाइफ में बचपन से ही कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव रहे, लेकिन बचपन से ही आपको साथ साथ गाइडेंस भी मिलती रही कि कैसे उन चैलेंजेस को आपको सॉर्ट करना है। तो मैम अभी तक तो आपने बताया कि सब कुछ ठीक चल रहा है, आपकी लाइफ में कोच आ गई, आपने मेडिटेशन स्टार्ट कर दी। तो फिर आप पीएसएसएम से कब जुड़े? किसने आपको इंट्रोड्यूस कराया कि एक पीएसएसएम ऑर्गेनाइजेशन है, पत्री सर है? तो आप कैसे ये जर्नी आपने पीएसएसएम के साथ शुरू करी और पत्री सर से आप कब मिले, इसके बारे में बताइए। 2016 में मेरे हस्बैंड को थोड़ा इंसोमेनिया का इशू हुआ, तो मैंने उनके लिए एक साउंड हीलिंग का सेशन बुक करा जोरबादा बुद्धा में। सो मैंने पे कर दिया उनसे, बिना पूछे सेशन बुक करवा दिया। तो ही सेड कि मेरे को वैसे ही सारी रात नींद नहीं आती, अब तुमने पैसे दे दिए हैं, अभी तुम ही जाओ, बिकॉज़ यहाँ तो इतना अर्ली वहाँ पर अराइव का टाइम लिखा हुआ है और इतना जल्दी मैं नहीं जा पाऊँगा, मेरे को रात भर नींद नहीं आती, 8 बजे वहाँ पहुँचना भी है, 9 बजे सेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। सो वो तो नहीं गए, मैं चली गई क्योंकि पेड था सेशन 2 दिन का। सो देयर आई मेट अ मैन। अब वो बोलते हैं ना कि यूनिवर्स एक सिंक्रोनिसिटीज़ आपकी लाइफ में क्रिएट करता रहता है व्हेन यू आर वॉकिंग दिस पाथ। तो वो उन्होंने मेरे को बोला, हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, सभी लोग बैठ के, जो ग्रुप था पूरा एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे थे सब एक दूसरे को। तो उन्होंने बोला, मैम आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे? तो मैंने उनको बताया कि उस टाइम पे मैंने डॉक्टर के होने के बाद अपनी कोच से एंजल थेरेपी सब कुछ सीखा था, बिकॉज शी सेड कि तेरी लाइफ में एंजल्स आए हैं तो तू ये डेक ले जा और मैं तुझे सिखाऊंगी विदाउट एनी कॉस्ट सब कुछ, एंजल थेरेपी, डेक रीड करना, एवरीथिंग। सो आई स्टार्टेड डूइंग दैट। सो उस टाइम पे तो सिर्फ यही मालूम था कि मैं मेडिटेटर हूँ और मैं एंजल थेरेपी करती हूँ, फर्स्ट मोडालिटी तो वही थी। तो उन्होंने बोला आप क्या करते हो? तो मैंने बोला मैं एंजल थेरेपिस्ट हूँ। बोले वाओ यू लुक लाइक अ एंजल। तो मुझे लगा ये फ्लर्ट मार रहे हैं मेरे साथ ना, तो मैं आई गॉट डिसकनेक्टेड विद हिम। फिर उसके बाद जब हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ अंदर साउंड हीलिंग का, वहाँ पे अगेन आई हैड अ एनकाउंटर विद अ एंजल। अब मुझे नहीं पता अब लोग कैसे लेते हैं इस चीज़ को, बट मेरे साथ चीज़ें हुई हैं तो मुझे मालूम है। सो व्हेन आई वाज इनटू मेडिटेशन, साउंड हीलिंग का प्रोसेस चल रहा था, आई फेल्ट, और मुझे एंजल ने नाम भी बताया कि कौन सी एंजल थी। तो आई फेल्ट ब्यूटिफुल एंजल। शी ओपन द डोर, उन्होंने दरवाज़ा खोला, वाइट कलर का उन्होंने गाउन पहना हुआ था, वो अंदर आई और वो अंदर आकर के शी वॉज डूइंग सम प्रोसेस ऑन माई लेग्स। उस प्रोसेस में ना उन्होंने हमारे आइज़ में वो ब्लाइंड फोल्ड्स लगाए हुए थे, तो मैं साउंड हीलिंग के प्रोसेस में पाँव को यूँ यूँ शेक कर रही थी ऐसे ऐसे। सो जो साउंड हीलिंग का फैसिलिटेटर था उन्होंने बाद में मुझसे ये चीज़ पूछी कि आप क्यों कर रहे थे ऐसे ना, पाँव आप मार रहे थे, बार बार उठा उठा के पटक रहे थे। सो मैंने उनको बोला कि आप बिलीव करोगे कि नहीं बिलीव करोगे, बट मैंने आप बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस में मैं गई आपकी साउंड हीलिंग में, और वहाँ पे मैं आर्कएंजल हानियल के साथ कनेक्ट कर पाई। वो आई स्पेशली मेरे लिए, उन्होंने मेरे पे कोई प्रोसेस करा, मेरी लेग्स में बहुत वाइब्रेशन हो रहा था, इस वजह से मैं अपने पाँव वो कर रही थी। और मेरे को नहीं मालूम था, फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे को उनका नाम भी नहीं मालूम था, वो उन्होंने बताया तो मुझे पता लगा। उसके बाद मैंने ब्रेक टाइम में मैंने गूगल करा तो इट्स देयर, आर्कएंजल हानियल है, शी इज़ अ ब्यूटीफुल एंजल। तो फिर मेरे को क्या हुआ, उसी दौरान मेरे को जो लोग ग्रुप में जो लोगों ने मेरे से इंट्रोडक्शन लिया था, हम लोग बात कर रहे थे बाहर बैठ के, उनके लिए विजन्स आने लगे और उनके लाइफ में जो इश्यूज चल रहे थे उससे रिलेटेड सॉल्यूशंस आने लगे। तो वहाँ मैंने सिर्फ एक लेडी से जो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड बन गई थी उनसे बात करी। सो आई सेड, उन्होंने फ़ोन से कलर का सूट पहना हुआ था, आई फेल्ट कि वो भाग रही हैं, और जब हम भागते हैं तो हमारे पाँव से मिट्टी झड़ती है ना, जैसे उठती है, तो मैंने वो देखा उनके पाँव का विजन। तो मैंने उनको बोला कि आप किसी चीज़ से भागते हो क्या? तो उन्होंने फटाफट मेरा हाथ पकड़ा और वो मुझे साइड पे ले गई। कहती आपको कैसे पता, आप तो मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम मिले हो। सो मैंने बोला मैंने साउंड हीलिंग के टाइम पे देखा ये सब कुछ ना। तो कहती हाँ मैं तो हर चीज़ से भागती हूँ, मेरे तो बच्चे भी लाइक मेरे से कुछ क्वेश्चन कर लें, मुझे डर लगता है मेरे साथ आर्ग्यूमेंट ना हो जाए, मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं, तो मतलब मैं भागती हूँ, मैं खुद से भी भागती हूँ। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आप क्या करते हो, आप प्लीज़ मेरे को पर्सनल सेशन दो, ये वो। तो मैंने बोला कि नहीं मैं अभी कोई पर्सनल सेशन नहीं दूंगी, बिकॉज आई वॉज माई सेल्फ अमेज टू सी कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ये कैसे ग्लिम्स आ रहे हैं और कैसे मैं लोगों के साथ उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होके जान पा रही हूँ उनके साथ क्या हो रहा है।
सो मैंने उनको मना कर दिया उस टाइम पे कि नहीं, मैं अभी कुछ नहीं बताऊँगी. सो दैट वाज द गाय जिन्होंने मेरे को 2000 वो फिर मेरे साथ कनेक्टेड रहे कुछ टाइम तक ना. एंड 2016 में मिले थे हम लोग, और 2017 अगस्त में मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया एंड फ्रैक्चर हुआ. सो ही केम टू मीट मी घर पे. तो उस टाइम पे मैंने उनसे क्वेश्चन बोला, मैंने कहा राकेश जी, अगर आप मेरे लिए हेल्प करना चाहते हो तो आप सिर्फ मेरी इतनी हेल्प कर दीजिए, मुझे ध्यान के बारे में और जानना है, बट मुझे पता नहीं मैं अपनी जर्नी कहाँ से शुरू करूँ. तो प्लीज़ आप मुझे, अगर कुछ भी आपको मालूम है तो आप मुझे गाइड कीजिए. तो उन्होंने अपना फ़ोन खोला, उन्होंने मुझे परिनिर्वाणा दिखाया. कहता आप बस अपने फ्रैक्चर को ठीक होने दो, आप अपना प्लास्टर रिमूव करवाओ, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको लेकर जाऊँगा यहाँ पर. मैंने कहा ठीक है. सो मैंने अपने दिन गिनने शुरू कर दिए कि फटाफट मेरा प्लास्टर उतरे. एंड क्योंकि ऑपरेशन के थ्रू हुआ था तो इस वजह से फ्रैक्चर जल्दी मेरा ठीक हो गया. प्लेट्स डली थी उस टाइम मेरे पाँव में. तो फिर मैंने उनको कॉल किया कि इस दिन मेरा प्लास्टर रिमूव हो रहा है, तो हम अब प्रोग्राम बनाएं क्या पिरामिड जाने का. कहते हाँ, आप अपने हस्बैंड के साथ आ जाना और मैं भी अपनी वाइफ को ले आऊँगा, वो भी देखना चाहती हैं, अपनी बेटी को भी ले आऊँगा. एंड सबसे ब्यूटीफुल चीज़ क्या हुई, जब हमने पिरामिड में एंटर करा तो वो थोड़ा लेट हो गए आने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड अकेले, शाम का टाइम. एंड जैसे ही मैं परिनिर्वाणा पहुँची, जैसे कहते हैं ना भगवान खुश हो जाते हैं कि हाँ अब सही जगह पे स्टार्ट हुई जर्नी. बारिश शुरू हो गई, सडनली मौसम चेंज हो गया, बारिश शुरू हो गई. सो आई वॉज सो हैप्पी कि ये क्या, सडनली मौसम, गर्मी का मौसम चेंज होके बारिश हो रही है. एंड वी वेंट इनसाइड. वसंता मैम से हम मिले. वसंता मैम ने बोला ध्यान करना आता है. मैंने बोला कि हाँ, मतलब ध्यान कर रही हूँ बट अभी कोई स्ट्रक्चर्ड ध्यान नहीं है. एंजल थेरेपीज़ के थ्रू या लुइस है की मेडिटेशंस करती थी, लेट जाती थी, आराम से अपना सुन के एक हीलिंग प्रोसेस के लिए मैं ध्यान कर रही थी. तो वसंता मैम ने बोला बैठ जाओ एंड मैं म्यूज़िक ऑन कर रही हूँ और ध्यान करो. सो मैं और मेरे हस्बैंड और वसंता मैम, हम तीनों अकेले वहाँ पे ध्यान कर रहे थे. तो मैंने अपने हाथ इस तरीके से रखे हुए थे ध्यान में बैठे हुए ना, आलती पालती मार के. तो मैंने देखा कि मैंने महसूस करा मेरी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है, मेरी बॉडी का एक एक सेल वाइब्रेट हो रहा है और मेरे हाथों के चक्रास एक्टिवेट हो गए. मैंने फ़र्स्ट टाइम महसूस करा कि कुछ हाथों में रोटेट हो रहा है. तो मैंने जब वहाँ पे ध्यान करा तो आई वॉज सिटिंग लाइक दिस. तो क्योंकि मैं एक स्ट्रक्चर्ड ध्यान में नहीं थी, मैंने आपको बताया कि मैं हीलिंग के लिए अपने ध्यान कर रही थी, अपने डिप्रेशन को ठीक करने के लिए. तो मुझे उस टाइम पे मालूम नहीं था आनापानासती ध्यान कैसे होता है. और वसंता मैम ने शेयर भी करा, बट मैं ऐसे बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल थी, तो मैं बार बार अपने हाथ खोल के इसी तरीके से बैठ रही थी. तो बट बाद में जब मैंने प्रॉपर अपना ध्यान सीखा PSSM से, तो फिर मैंने आनापानासती को फॉलो करना शुरू करा एंड आई गॉट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग द मेडिटेशन. तो मैम आप अब PSSM से जुड़ गए और आपने बताया कि अब आप पत्री सर से मिलने के लिए भी गए. तो आगे की जर्नी में आपसे जानना चाहूँगी कि जब आप पत्री सर से पहली बार मिले तो कैसा, क्योंकि आपको एनर्जेटिकली आप कनेक्शन फील करते थे, तो क्या पत्री सर के साथ भी आपने एनर्जेटिकली कोई कनेक्शन फील किया? क्या एक्सपीरियंस आपका रहा? इनिशियली तो नहीं किया. मैंने लोगों से भी सुना है कि जब कोई महापुरुष आपके सामने आके बैठते हैं तो उनकी ऊर्जा इतनी होती है कि आप उनकी ऊर्जा के पास नहीं बैठ पा रहे होते. और मैं तो एक साधारण सी लड़की थी उस टाइम पे, कोई इतनी ध्यान में मंजी हुई भी नहीं थी. तो सर बैठे और मुझे मौका मिला सर के बिल्कुल पास बैठने का. जैसे ये सर बैठे हैं और मैं बिल्कुल सर के 3 से 4 कदम दूर बैठी होंगी ज़मीन पे, क्योंकि जब हम पहुँचे उस टाइम पे काफ़ी रश हो गया था हॉल में, लोग सीट्स पे बैठे थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड ज़मीन पे ही बैठ गए आगे आगे. तो सर ध्यान करा रहे थे, बांसुरी बजा रहे थे. एंड सर ने जब ध्यान करा लिया तो सर लोगों से एक्सपीरियंसेस पूछ रहे थे, उठा के आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, आप कहाँ से आए हो. तो सर ने 2 बारी मेरी तरफ देखा तो मैंने फटाफट आंखें चुरा ली. मैं नहीं खड़ा होना चाहती थी, मैं बात भी नहीं करना चाहती थी. इतनी ऊर्जा मेरे को सर से महसूस हो रही थी, इतना एक स्ट्रॉन्ग, कहते हैं ना, जो मैंने कभी महसूस नहीं करा था. तो मैंने दोनों बारी आंखें चुरा ली और उसके बाद ना मैंने अपने हस्बैंड को बोला थोड़ा पीछे चल के बैठते हैं. तो तब तो मैंने इंटरेक्ट नहीं करा सर से. तो मेरे हस्बैंड ने बोला तू आई स्पेशली सर को मिलने के लिए है, तू मेरे को इतनी दूर गुड़गांव लेके आई है, देख मिल ले, बात कर, सब बात कर रहे हैं. मैंने बोला नहीं, अभी नहीं, अभी चलो. हम लोग बाहर निकल गए उस टाइम पे.
बट सर से फिर उसके बाद सर के इवेंट्स वगैरह पे हम लोग आते जाते थे। सर से पर्सनली मिलने का मौका मुझे मिला अलेख्या की शादी के बाद। अलेख्या की शादी के बाद जब अलेख्या ने अपना घर लिया तो नमन और अलेख्या के घर सर आए हुए थे, तो मुझे मालूम लगा। तो उस टाइम पे लाइक मैं अपना घर पे सेंटर स्टार्ट करना चाह रही थी, तो उसी दौरान मैं सर से मिलने गई पूछने के लिए, गाइडेंस लेने के लिए। तो सेंटर तो स्टार्ट कर लिया था, दीप्ति नरेला जी हैं जो उन्होंने हमारे घर पे आके सेंटर स्टार्ट करवाया था। तो मैं गई थी जनवरी में, आई गेस जनवरी या फरवरी ऐसा ही कुछ टाइम था सर से, फरवरी में 17 फरवरी। तो सर को मैं मिलने गई थी। तो वहाँ पे मैंने सर से बात करी जब, उससे पहले व्हेन आई वाज स्टैंडिंग तो दीप्ति नाडेला और सर कुछ तेलुगु में बात कर रहे थे एंड आई वाज जस्ट स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हर। तो जैसे कहते हैं ना कि गुरु तो पहचानता है ना आपको, वो तो जानते थे, वो तो सब कुछ देखते थे, समझते थे, उनको मालूम था ये क्यों आई। तो पिछले कुछ टाइम से जो भी मेरी सिचुएशंस चल रही थी, घर में स्ट्रगल्स चल रही थी हस्बैंड से रिलेटेड, काम को लेकर के परेशानियां तो चल ही रही थी, अंदर तो चल ही रही हैं सारी चीज़ें, हम बाहर से हम कितना भी नॉर्मल दिखें। तो मैं बड़ी परेशान थी उन दिनों में। तो हम सब ग्रुप में नीचे बैठे हुए हैं और सर ऊपर बैठे सोफे पे। तो हम सब, राधिका, मैं और भी 2-4 लोग, 5-6 लोग और थे, सब यंगस्टर्स थे, हम सब बैठे। तो सर ने बोला, डू यू वांट टू कमिट सुसाइड? तो सबसे पूछ रहे थे नो, डू यू वांट टू कमिट सुसाइड? फिर आई मेरी बारी, फिर सर ने मेरे पे उंगली करी, डू यू वांट टू कमिट सुसाइड? सो मैं एकदम से डर गई। मैंने बोला नो सर, एक तो ये बहुत बड़ा स्पिरिचुअल क्राइम भी है। तो मैंने सर को बोला कि नहीं सर, मुझे सुसाइड नहीं करना है, मुझे अभी रहना है, आई वॉन्ट टू ग्रो, आई वॉन्ट टू बी विद यू। तो सर ने बोला कि मैं यहाँ भी रहूँगा, मैं वहाँ भी रहूँगा। फिर तो मैंने बोला नहीं सर, मुझे यहीं पे आपके साथ रहना है। तो उन्होंने बोला ओके ठीक है, नाउ गो एंड हैव ब्रेकफास्ट। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फिर उसके बाद सर की फ़्लाइट थी। तो सर जा रहे थे और हम लोग सब खड़े हुए थे सर को ग्रीट करने के लिए, बाय करने के लिए। तो सर गए 2 कदम आगे और फिर सर वापस मुड़ा है 2 कदम पीछे, और बिल्कुल ऐसे मेरे पास आके जैसे वो फ़नी वे में लेते थे, शरारतें करते थे, पंगे लेते थे। तो उन्होंने हाथ करा अपना आगे एंड ही शेक्ड हिज हैंड एंड ही सेड कि आई एम ऑलवेज विद यू, हेयर और देयर, फिजिकली और एस्ट्रली, ऑलवेज रिमेंबर दैट। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, वो सच है, वो मैं महसूस कर रही हूँ। वो सर के जाने के बाद भी सर ने कायम रखा वो प्रॉमिस। बॉडी वेकेट कर देने से क्या मास्टर चले जाते हैं क्या? नहीं। जब आपका बॉन्ड अपने मेंटर के साथ, अपने गाइड के साथ, अपने गुरु के साथ इतना स्ट्रॉन्ग होता है तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है एस्ट्रली, बिकॉज़ वो आपको हर तरफ देख सकते हैं, हर जगह वो आपके साथ हो सकते हैं। तो वो बॉन्ड मेरा सर के साथ आफ्टर उनके बॉडी वेकेट करने के बाद क्रिएट हुआ। तो जैसे मैम आपने बताया कि सर की बॉडी वेकेट करने के बाद आपका बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, तो कुछ एक्सपीरियंसेस अगर आप हमारे साथ शेयर करें कि कैसे आपको फील होती है उनकी प्रेजेंस, क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं आपको? तो मैं सबसे पहला एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर करूँगी वो वही समाधि दिवस वाले दिन का। तो मेरी फ़्लाइट डिले हो गई थी एंड आई वाज प्रेइंग कि मैं टाइम पे पहुंच जाऊँ, मैं एक आखिरी दर्शन कर लूँ सर के। तो मैं वहाँ पहुँची एंड 4 बज चुके थे और सर को ले आया गया था जहाँ पे उनका समाधि का सारा प्रोसेस होना था एंड बहुत रश था, बहुत क्राउड था। और मैं वहाँ पहुँची, मैंने फटाफट धरती माँ को माथा टेका और मैंने बस सर को इतना बोला, सर मैं आ गई, सर प्लीज़ एक आखिरी दर्शन मुझे आपके करने हैं। मैं लेट हो गई, मैं रो रही थी, मेरी आंखें भरी हुई थी एंड सब ना ऐसे हाथ पकड़े, सब ऐसे पूरा बाउंड्री बना के खड़े थे सारे वॉलंटियर्स। एंड जैसे ही मैंने ये चीज़ बोली उनके हाथ छूट गए। वो इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। मेरे हस्बैंड शॉक, मेरे हस्बैंड कहते मैंने भागो, मैंने कहा कहाँ? कहते नीचे देखो उनके हाथ खुल गए हैं। तो मैं अंदर भागी और जैसे ही मैं अंदर भागी तो सर को जिस टाइम पे उनकी बॉडी को टर्न कर रहे थे अंदर प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, बिल्कुल मैं और सर के पाँव ऐसे और मेरा सर यहाँ,
तो मैंने उनके चरणों के दर्शन करे। सो ये बॉन्ड सिर्फ मैं ही बता सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा और उनका पर्सनल बॉन्ड है। तो जो मैं महसूस कर सकती हूँ वो मैं बता सकती हूँ कि सिर्फ एक बारी बोलने पे उन्होंने रास्ता बनवा दिया मेरा खुद तक पहुँचने का, वो भी इतनी भीड़ में। तो मैम, जैसे आप अभी पत्री सर के बारे में बात कर रहे हैं, तो पत्री सर ने पीएसएसएम के थ्रू, जैसे पीएसएसएम की फुल फॉर्म भी है पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, तो इसी के थ्रू उन्होंने हमें पिरामिड एक टूल दिया है जिससे हम अपनी ध्यान की ऊर्जा को 3 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यानी कि हमें कितना बेनिफिट होगा पिरामिड का यूज़ करके। और आपका तो एक्सपीरियंस भी रहा है, पहली बार आपने पिरामिड में ध्यान किया और इतना अच्छा एक्सपीरियंस आपने हमारे साथ शेयर किया। लेकिन इंडिया में 2 बिगेस्ट पिरामिड भी है, जो कि एक बैंगलोर में और एक हैदराबाद में। हैदराबाद में हर साल ध्यान महाचक्रम का इवेंट भी होता है। तो मैं आपका वो एक्सपीरियंस भी जानना चाहती हूँ कि क्या कभी आप उस इवेंट में गए, क्या आपने जो ये बिगेस्ट पिरामिड है इनमें भी मेडिटेशन किया, वहाँ का आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हाँ, तो मेरा खड़ताल पिरामिड का बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है, महेश्वरा पिरामिड का। 2020 में मुझे पत्री सर के साथ 11 दिन स्पेंड करने का टाइम मिला महिला ध्यान चक्रम में, एंड इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैं कभी लाइफ में अकेले कहीं नहीं गई थी। सिंस चाइल्डहुड, आफ्टर मैरिज भी हस्बैंड के साथ जाना आना या फैमिली के बीच में ही रहना, मतलब कुछ गिने चुने नॉर्थ इंडियन पिरामिड मास्टर सर ने उस टाइम पे बुलाए थे, जिन्होंने कुछ ही टाइम पहले ज्वाइन किया था पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट में, उसमें से एक मैं भी थी। एंड जैसे ही हम लोग दीप्ति नाडेला, राम भैया वगैरह के साथ गए वहाँ पर, और जैसे ही मैं हैदराबाद लैंड होने लगी, लाइक जब फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हुई लैंडिंग की, मैं रोने लगी। तो मेरी फ्रेंड जो मेरे साथ थी, उन्होंने दीप्ति नाडेला को बुलाया और उन्होंने बोला कि ये रो रही है, पता नहीं इसको क्या हो गया, ये बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है। तो कहते क्या हुआ? तो मैं मतलब पता नहीं, आई एम गेटिंग इमोशनल, मुझे क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, मैं बहुत रोना आ रहा है मुझे। तो कहती तुझे समझ आ गया, तुम मायके आ गई है। तो मैं हंस पड़ी। मैंने कहा अच्छा। अब मुझे नहीं मालूम था वो क्या देख रही थी और वो क्या सेंस कर रही थी जो उन्होंने मुझे ये चीज़ बोली, बट वो वहाँ जाकर सर के पास रहने के बाद 11 दिन जो सर ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया और इतना स्पेशल फील करवाया, वो वहाँ जाकर के महसूस हुआ कि वाकई मतलब सर ने मेरी लाइफ में जो एक फ़ादर की पोजीशन थी, एक फ्रेंड की पोजीशन थी, एक भाई की पोजीशन थी, वो सब पूरी करी। एक माँ की जगह वो सर ने मुझे इतना कंटेंट कर दिया उस प्यार से, उस प्रेजेंस से, कि मुझे महसूस ही नहीं होता था कि मेरी मदर नहीं है या मेरे फादर मेरे साथ उस तरीके से, जैसे कहते हैं ना एक बच्चे के साथ बॉन्ड होना चाहिए। पापा शुरू से ही थोड़े डिस्टेंट पेरेंट रहे थे, तो वो बॉन्ड नहीं था। पत्री सर ने बिना बोले मेरे को सब प्यार दिया। तो मैं जब वहाँ पे ध्यान कर रही थी तो मुझे गाइडेंस आई कि मेरी जो रूममेट है, शी वॉज़ वेरी मस्कुलिन इन एनर्जीज़, उसके चाइल्डहुड इश्यूज़ बहुत रहे थे, तो शी वॉज़ वेरी आइसोलेटेड, वो रूम में किसी से बात भी नहीं कर रही थी। तो आई ऑफर्ड हर फ्रेंडशिप। सो मैं उसको सपोर्ट किया, सबके साथ जो हमारे रूममेट्स से उससे इंट्रोड्यूस करवाया, और मैं उसको इनिशिएट करती थी हर जगह पे, चल हम चल रहे हैं, यहाँ पर चल, वहाँ चल, ऐसे करके मैंने उसको ग्रुप में लिया। तो मुझे उसके लिए गाइडेंस आई कि इसके साथ 8 घंटे महेश्वरा पिरामिड में ध्यान करना है, जिससे इसकी फेमिनाइन साइड थोड़ी डेवलप होनी स्टार्ट होगी, बिकॉज मस्कुलाइन तो ऑलरेडी बहुत थी। फिर मेरे को महेश्वरा पिरामिड एंड पार्वती पिरामिड दोनों का था, गाइडेंस आया था उसके लिए। तो जब मैं उसके साथ ध्यान करने गई, लाइक इट वाज लाइक मिड ऑफ द नाइट, अर्ली मॉर्निंग, मिड ऑफ द नाइट, किंग चैम्बर में जब हम ध्यान कर रहे थे, कुछ लोग उस पर बैठे थे, चेयर्स पे बैठे थे, कुछ लोग ज़मीन पे बैठे थे, मैं ज़मीन पे बैठी हुई थी और मेरी जो फ्रेंड थी वो चेयर पे बैठी हुई थी। तो मैं मेडिटेशन कर रही हूँ और हम लोग बड़े बड़े गहरे ध्यान में थे। तो सडनली मुझे ऐसे लगा कि मैं आउट ऑफ द बॉडी चली गई। मेरे को एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में कुछ नहीं मालूम था कि कैसे एस्ट्रल ट्रैवल होता है, कैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो वो मैंने फ़र्स्ट टाइम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस महेश्वरा पिरामिड करा विदाउट एनी एफर्ट। आई वॉज जस्ट मेडिटेटिंग, 3 घंटे हो चुके थे मुझे ध्यान करते हुए, एंड सडनली ऐसा लगा कि कोई चीज़ आई है, जुप करके ना, आई एम आउट ऑफ द बॉडी एंड आई वॉज टोटली लाइक इन टू ज़ीरो स्टेट। फिर जब मेरी बॉडी में मैं वापस आई, मैंने रियलाइज़ करा कि मैं कहीं से आई हूँ, कुछ शिफ्ट हुआ है मेरे अंदर।
बट मुझे कोई एक्सपीरियंस याद नहीं था कि मैं कहाँ गई थी, क्या हुआ। मैंने खुद को निकलते हुए ज़रूर देखा बॉडी में, और खुद को आते हुए भी बॉडी में ज़रूर देखा, बट कहाँ गई वो एक्सपीरियंस नहीं मालूम। फिर उसके बाद सर ने मुझे इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला अपने बारे में। देन आई स्टार्टेड शेयरिंग कि कैसे मेरा बचपन रहा और कैसे मैं ध्यान में आई, एंड कैसे मेरे पास कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट्स थे जिनसे मैं डरती थी, जिनको मैं एक्सप्लोर नहीं करना चाहती थी। तो वो बातें सुनते हुए सर ने मुझे बोला कि मास्टर, तुम जहाँ मैं भेजूँगा वहाँ जा रहे हो। तो मैंने बोला ओके सर। तो उन्होंने फिर 3-4 जगहों का, करनूल पिरामिड, हनुमान पिरामिड, और मैं कुछ जगहों के ओमकारेश्वर, और 1-2 जगहें और थी जहाँ पे सर ने हमें भेजा ध्यान करने के लिए। तो मैंने अपनी एक नोटबुक रखी अपने साथ कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। तो मेरी जो फ्रेंड थी जो दिल्ली में मेरे साथ मेरे से आई थी, तो सर वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट। उनको मालूम था कि किसकी एनर्जी किसके साथ अलाइनमेंट में है, किसकी एनर्जी किसके साथ अलाइनमेंट में नहीं है। जो मेरी फ्रेंड थी, जिसको मैं अपनी सोल सिस्टर मानती थी, शी डिश्ड मी। हाँ, उसने लाइक बिल्कुल ही डिफरेंट रूप ले लिया वहाँ पर खड़ताल में। शी वॉज टोटली शिफ्टेड। वहाँ की एनर्जीज पता नहीं क्या ही चेंज करा उसको वहाँ जाके। एंड शी सेड कि मैंने बोला कि मैंने कल मौन रखना है, हम पर्सनल कैब से जा रहे थे। सो मैं ये सारे जो पिरामिड्स विज़िट करना चाहती हूँ मौन अवस्था में करना चाहती हूँ, तो क्या मैं आगे की सीट ले सकती हूँ। एंड शी स्टार्टेड शाउटिंग एट मी कि नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो स्पाइन में प्रॉब्लम है, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये थोड़े ना तुमने मौन रखना है, तो ये वो। मैंने कहा ओके ठीक है। मैंने कहा वाई आर यू शाउटिंग एट मी, आराम से भी तो बोल सकते हो। मैंने कहा इट्स ओके। ये सुबह मॉर्निंग 4 o'clock की बात है, हम लोग रेडी हो रहे थे। तो आई स्टार्टेड क्राइंग। उसने इतनी ज़ोर से मेरे को सारे सबके सामने ऐसा बोला, आई गॉट एम्बेरस्ड कि यार मैं तो इसको स्पेशली अपने साथ दिल्ली से लाई हूँ, मेरी फ्रेंड है, एंड वाई शी इज़ बिहेविंग लाइक दिस, इतना वियर्ड। एंड आई वॉज क्राइंग। तो वही लड़की मेरी फ्रेंड जो बनी थी वहाँ पे, जिसको मैंने बोला कि वो शी वॉज हैविंग लॉट ऑफ मस्कुलिन एनर्जीज एंड शी वॉज वेरी रिजिड, तो उसने मेरे को बोला, मैंने तुमने रात को मेरे को क्या बोला था। मैंने कहा क्या। कहती क्यों रो रहे हो, तुम किसके लिए जा रहे हो। मैंने कहा सर के लिए। कि तुमने रात को मेरे को क्या बोला था कि सर मुझे बोलेंगे कि 11वें मंजिल से भी छलांग मार दो तो मैं मार लूँगी। इस लेवल का सरेंडरेंस है उनके लिए। तो ये मत भूलो कि तुम सर के लिए जा रहे हो, वो जो भी कर रही है उसको करने दो, तुम अपने उस पर पाथ पे फोकस करो। बस उसके बोलने की देर थी। मैं फटाफट मैंने शावर वगैरह लिया, मैं रेडी हुई और हम लोग चल रहे थे। मेरी वो नहीं गई, लाइक वो मेरी जो फ्रेंड थी वो शी वॉज स्टेइंग बैक। मैं और मेरी 2 रूममेट, लाइक जो वो थी मेरी फ्रेंड, वो एक और हमारे पुणे से आए हुए थे रूममेट, वो दोनों साथ साथ चल रहे थे और मैं चुप करके पीछे पीछे चल रही थी। आई वॉज ऑलरेडी इन टू मौन। तो सर आए 5 बजे। सर ने जाना होता था पंडाल में, यहाँ पे स्टेज पे ध्यान कराने। तो हम लोग अपना बैग लेके जा रहे थे वॉक करते करते। सर आए, सर ने गाड़ी रोकी। सर ने ऐसे देखा मुझे, मैं खड़ी थी, तो सर ने पीछे जितने लोग बैठे थे सबको बाहर उतारा, लड़के वगैरह जो वॉलंटियर्स थे सर के साथ। सर ने बोला मास्टर गेट इन टू द कार। तो मैं बैठ गई। वो दोनों बड़ी खुश, वाह सर ने ले लिया, सर ने ले लिया, साथ में बैठ गए साथ में। तो आई वॉज़ वेरी इमोशनल। मैं अंदर ही अंदर रो रही थी एंड मौन पे थी तो बात भी नहीं कर रही थी। तो उन्होंने बोला हमें ना यहाँ उतार दो। सर ने उनको इग्नोर करा और सर ने बिल्कुल एग्जैक्ट पंडाल के बाहर गाड़ी रुकी, वहाँ पे उतारा। फिर वहाँ से चलते हुए हम जो वहाँ पे टी पॉइंट था, जहाँ पे कैंटीन थी, हम वहाँ वापस आए एंड हमारी कैब वहाँ पर आई और जो लोकल तेलुगु गाय था उसने हमें ज्वाइन करा। एंड उन्होंने वो जो फिर उसके बाद सर का ध्यान स्टार्ट हो गया वहाँ पे 5 बजे और हम लोग अपनी जर्नी पे निकल गए। तो उन्होंने मेरे को बोला, जो साथ था वो लड़का, उसने मेरे को बोला कि मास्टर मेडिटेशन कनेक्ट कर दो उस पर ब्लूटूथ पे। तो मैंने कार के ब्लूटूथ पे मेडिटेशन जो सर की लाइव चल रही थी उसको कनेक्ट कर दिया एंड पूरा रास्ता हम ध्यान करते हुए गए। एंड में सर ने गाना गाया एंड आई स्टिल रिमेंबर, और ऐसा लगा कि सर वो स्पेशली मेरे लिए गा रहे हैं, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो मैं इतनी इमोशनल हो गई
मुझे समझ आ रहा था कि सर मुझे कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, और मेरी अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चल रही थी, मेरे अंदर कुछ बदल रहा था उस सॉन्ग के साथ साथ। एंड इट वाज सच अ ब्यूटिफुल जर्नी फॉर मी। वो जर्नी मैं कभी नहीं भूलूंगी। इट वाज लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग जर्नी फॉर मी। जो मैंने वो एक रात और एक दिन जो करा, मैंने सारा कर्नूल और ये सारा कवर करा, ओमकारेश्वरा पिरामिड, हनुमान पिरामिड। हनुमान पिरामिड के अंदर मैंने साक्षात हनुमान जी को बैठे हुए देखा, माँ दुर्गा के दर्शन करे, एंड कुछ प्रोसेस हुआ अंदर पिरामिड के अंदर। मैं बैठी हूँ वहाँ पर, मैंने देखा माँ आई हैं, माँ के साथ बहुत बड़ा शेर था, एंड वो सीधा मेरे पीछे आई, एंड मेरी स्पाइन में कुछ उन्होंने प्रोसेस किया, एंड ऐसा लगा कि पूरी एनर्जी रोटेट होती हुई मेरे ऊपर सहस्रारा तक आ रही है, कुछ प्रोसेस चल रहा है। एंड उस दिन मैं मौन में थी, मेरे सारे ग्रुप बाहर बैठा हुआ चिट चैट कर रहा था वहाँ के लोकल पीपल के साथ, एंड मैं अंदर आकर के अकेले ध्यान में थी, क्योंकि मेरे से वहाँ बैठा नहीं जा रहा था। वहाँ की एनर्जीज़ मुझे इतना पुल कर रही थी हनुमान पिरामिड की, तो मैं सीधा अंदर जा कर के मैं ध्यान में बैठ गई। ओमकारेश्वरा पिरामिड के भी मेरे बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस रहे, बहुत अच्छा। वहाँ पर एक लेडी मिली मुझे वहाँ पर जो वॉलंटियर करती थी, तो उनका कोई बच्चा नहीं था, तो जो लोकल गाय हमारे साथ था, तो उसने बोला कि अम्मा इनकी मम्मी नहीं है, तो उन्होंने बोला मेरी बेटी नहीं है, तो उन्होंने बोला कि गले लगा लो इनको। तो उनको जब मैंने हक करा, मुझे लिटरली ऐसा फील हुआ कि सीरियसली मैंने जैसे अपनी, कहते हैं ना, कोई पास्ट लाइफ की मदर को हक करा हो। सो बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस मेरे रहे, एंड आई फील कि मेरा साउथ के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि आई एम इनटू PSSM, तो मैं साउथ के साथ कनेक्ट कर रही हूँ। मुझे लगता है कि ये मेरा जो कनेक्शन है, ये पास्ट लाइफ से मेरा कनेक्शन है। जी, तो मैम आपने जैसे पास्ट लाइफ का ही नाम लिया अभी, तो क्या कभी मेडिटेशन में आपने अपनी पास्ट लाइफ्स भी देखी है? जी, मैंने अपनी काफ़ी सारी पास्ट लाइफ्स अभी रिसेंटली पिछले 2 साल से देखनी शुरू करी हैं, जिसमें मैंने खुद को शमन देखा है। बहुत सारी लाइफ टाइम्स में मैं शमन रही हूँ। मैं एंशिएंट ट्राइब्स के साथ कनेक्टेड रही हूँ। अगर आप जानते होंगे तो लेमुरिया करके एक सिविलाइजेशन होती थी, मैं उस सिविलाइजेशन में भी बॉर्न हुई थी। एंड शमैनिज़्म के साथ मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहा है इसी वजह से, बिकॉज शमन्स वर द एंशिएंट हीलर्स, नेटिव हीलर्स। तो और मेरा नंबर भी ऐसा ही है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर आप देखो तो। सो आई एम लाइक, दिस जर्नी वॉज अबाउट टू हैपन एक्चुअली। अब मुझे समझ आता है कि मैं एक मिशन के साथ यहाँ पर आई थी, एक स्पिरिचुअल लाइफ जीने के लिए आई थी। मैं अपनी मटेरियल ज़िंदगी जी रही हूँ, बट आई एम जस्ट बीइंग मी। मैं आज अपनी वैल्यू जानती हूँ, मैं क्या हूँ, मैं उसे जानती हूँ, जो शायद मैं खाली अगर मटेरियल लाइफ जी रही होती वो मैं कभी ना जानती। तो मैंने अपनी काफ़ी सारी पास्ट लाइफ्स देखी, जिसमें मैं अमेज़ॉन जंगल में भी थी, मैंने वहाँ पर भी अपने आप को एज अ शमन देखा हुआ है। और अभी पिछले कुछ टाइम से मैंने देखा कि मैं गॉडेस काली के साथ कनेक्टेड रही हूँ पिछले जन्मों में। मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी साधना करी है, तो उस लाइफ टाइम के मैंने ग्लिम्स देखे अपने साधना में बैठे हुए खुद को। एंड अब पिछले कुछ टाइम से मैंने ये चीज़ महसूस करी, हम सुनते थे कि फुल मून में और न्यू मून वाले दिन बहुत हाई एनर्जीज़ होती हैं, बट उन हाई एनर्जीज़ का करना क्या है? सिर्फ ध्यान से हमें और क्या मिल रहा है? तो मैंने रियलाइज़ करा, द मोर यू इवॉल्व इन योर जर्नी, द जर्नी बिकम्स ईजी। तो अब मैं जब फुल मून और न्यू मून में ध्यान करती हूँ, जब मैं बैठती हूँ, मेरे बैठते ही सार मैं अपनी प्रीवियस काफ़ी सारी लाइफ टाइम्स देख पा रही होती हूँ। और ये उन्हीं दिनों में चीज़ें मेरे साथ बहुत अक्सर, ये इन्हीं चीज़ों में मेरा मतलब ध्यान में मैं ये चीज़ें देख पा रही होती हूँ, जो ग्लिम्स होते हैं बहुत स्ट्रांगली मेरे को आते हैं, मैं देख पाती हूँ। तो मैम जैसे आपकी अभी पूरी तरीके से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, इतने सारे एक्सपीरियंसेस आपको मेडिटेशन में आने के बाद हुए, मेडिटेशन में आने से पहले भी आपकी लाइफ काफ़ी स्पिरिचुअल रही, तो अभी आप मेडिटेशन जो है कैसे इसका प्रचार प्रसार करते हैं? और आपने बताया था कि आप एंजल थेरेपिस्ट थे,
तो यहाँ पे PSSM में पत्री सर ने हमेशा यही बताया है कि हमें किसी और की हीलिंग नहीं करनी, हमें किसी को गाइडेंस नहीं देनी होती है, क्योंकि हर सोल की अपनी जर्नी है, हर सोल अपनी हीलिंग खुद करेगी। तो अभी आप किस बात को फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से आप मेडिटेशन को स्प्रेड कर रहे हैं? यहाँ मैं ये बोलना चाहूँगी, जो सर ने बोला उस टाइम पे मेरी कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप नहीं थी उस टाइम पे जब सर ये चीज़ें हमें समझा रहे थे। लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट बैक इन 2020, 5 साल हो गए हैं। तो अब मैं अपने आप को देखती हूँ और तब मैं अपने आप को देखती हूँ, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस आई कैन सी। उस टाइम पे मैं बड़ी ज़िद्दी थी, क्योंकि एक कहते हैं ना, आप नया नया टेस्ट कर रहे होते हो स्पिरिचुअलिटी को एंड एनर्जीज़ को, आप बहुत कुछ करना चाहते हो उस चीज़ के साथ। तो हम कई बार ओवरवेल्म हो जाते हैं, और ओवरवेल्म होकर के हम कई बार बहुत सारी गलतियाँ भी करते हैं। बट आपके जो स्पिरिचुअल गाइड हैं, आपके जो गुरु हैं, उनको मालूम है कि आप कौन हो और आपको कौन सा रास्ता दिखाना है, किस पाथ पे चलाना है। तो जिस तरीके से मैंने शेयर करा आपसे कि सर ने कभी कम्युनिकेटिंग वे में मेरे साथ इतना इंट्रैक्शन नहीं करी, वर्बल कम्युनिकेशन हमारी इतनी कभी नहीं रही, बट सडनली समथिंग शिफ्टेड आफ्टर ही वेकेटेड हिज बॉडी। उन्होंने धीरे 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 मेरे अंदर एक कॉन्शियसनेस डेवलप करी, जिसमें मैंने ये रियलाइज़ करा कि मेरा अंदर से ही मन ख़त्म हो गया कि मैं किसी को हीलिंग दूं या हीलिंग करूं। ये सर ही कर सकते थे, और उनको मालूम था ये चीज़ कि अगर मैं इसको वर्बली बोलूँगा, शी विल नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो उन्होंने एनर्जेटिकली ही मुझे समय देते हुए मेरे अंदर ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई, कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी कराई, जिसमें मैं अंदर से बदल गई। तो आज मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ, काउंसलर हूँ, ब्रेथवर्क कोच हूँ, बट आई डोंट डू हीलिंग्स। आई मेक पीपल हील देमसेल्फ। उनको ही इतना रेडी कर दो आप, यू नो, जैसे सर बोलते थे कि कोई ध्यान सीखने आए तो कोई एक अकेला भी आए तो आप उसको ध्यान सिखाओ। तो इसी प्रकार से कोई गाइडेंस लेने आए तो आप उसको, अगर आपने वो पाथ चला है तो आप उसको सही राह दिखाओ। क्योंकि जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो हम उनका बैगेज उठा रहे हैं। हमें नहीं मालूम कि कोई सोल अपने सोल कंट्रैक्ट में वो पेन, चाहे वो रिलेशनशिप का पेन है, चाहे वो फाइनेंशियल स्ट्रगल का पेन है, चाहे वो हेल्थ का इशू है, वो क्यों लेकर आई है, वो उसको एक्सपीरियंस करना चाहती है। एंड वो अनकॉन्शियसली हीलिंग में आ जाते हैं लोग, क्योंकि शॉर्टकट ढूंढते हैं ना, तो उनको फिर हीलर्स मिल जाते हैं। एंड आज की डेट में तो मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है हीलर्स की, एवरीबडी वांट्स टू बी अ हीलर, एवरीबडी इज़ हीलिंग ईच एंड एवरीवन, है ना। बट हम बहुत बड़ा कर्मा लेते हैं, हम दूसरे का बैगेज अपने सर पे उठा लेते हैं। हम अपनी तो पास्ट लाइफ कर्मास लेके चल ही रहे हैं, हम दूसरे का भी बैगेज 1-on-1 बोनस हो जाता है। तो इसलिए हीलिंग नहीं करनी चाहिए। तो जिस टाइम पे सर ने समाधि ली थी, उससे पहले मैं देखती थी सर बोलते थे ध्यान सिखाओ, हर पिरामिड मास्टर जो कल भी पिरामिड मास्टर बना वो आज से ध्यान सिखा सकता है। तो मैं कहती थी इतने पिरामिड मास्टर हैं, मैं क्या करूँगी ध्यान सिखा के, सब सिखा तो रहे, मेरे से बड़े बड़े सीनियर मास्टर्स हैं ध्यान सिखाने के लिए। बट जब सर ने समाधि ली तो मेरे अंदर एक बड़ा पेन आ गया, एक एक्सट्रीम, कि सर ऐसे चले जाएंगे, हाथ छुड़वा के पता भी नहीं लगेगा। कहते हैं ना, आपका पेन आपको उस परमात्मा के साथ, वो आपके भीतर की शक्ति के साथ जोड़ देता है। तो उस टाइम पे मैंने सर को प्रॉमिस करा, जब मैं उनकी समाधि पे थी, मैंने सर को प्रॉमिस करा, सर आई विल टेक दिस एंडेवर अहेड। सो मैंने यहाँ आकर के 40 डेज़ का नॉन स्टॉप, पहले सर का लाइफ सेलिब्रेशन का हमने ध्यान करा, फिर 40 डेज़ का हमने बहुत अच्छा ग्रैंड फंक्शन करा, सर की लाइफ जर्नी हमने सेलिब्रेट करी। वहाँ पे वसंदा मैम वगैरह भी आए थे, और मैंने जो म्यूजिशियन है सिद्धार्थ जी, उनको भी बुलाया था। बहुत अच्छा हमने अपनी सोसाइटी में सेलिब्रेट करा मैंने। और उसके बाद ही वो दिन गया और आज का दिन गया। तो वहाँ काफ़ी बुज़ुर्ग लोग आते थे मेरे से ध्यान सीखने, तो उनका बड़ा मूड ख़राब हो गया 40 डेज़ के बाद कि आप तो बंद कर दोगे। तो एक अंकल कहते कि इनको तो नींद ही नहीं आ रही यादव जी को 2 दिन से, कि अब ध्यान ख़त्म होने वाला है, 40 डेज़ कंप्लीट होने वाले हैं, तो इसके बाद क्या। तो मैंने बोला सर अब ध्यान ख़त्म नहीं होगा, अब ध्यान चलेगा। तो उस दिन के बाद से और आज का दिन है, एवरी वीक आई एम टीचिंग न्यू पीपल मेडिटेशन इंद्रापुरम में, अपने घर पे।
एंड बहुत ब्यूटीफुल मास्टर्स रेडी हो रहे हैं। सर का सपना था घर घर सत्य के दर्शन, घर घर ध्यान। सो अपनी पूरी कोशिश से मैं कर रही हूँ कि जो भी मेरे पास पहुँचे मैं उसको निस्वार्थ सेवा से ध्यान सिखाऊं। जो वो गाइडेंस लेना चाहता है स्पिरिचुअली, मैं उसको वो गाइडेंस दूँ। तो मैम, आपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए, बहुत ब्यूटीफुल आपकी जर्नी रही है। तो आपकी जर्नी के ही थ्रू आप हमारे व्यूअर्स जो इस समय ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जो भी व्यूअर्स ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि ध्यान को अपनाएं, क्योंकि हम सभी काम ध्यान से करते हैं मगर हम खुद को जानने का काम ही ध्यान से नहीं करते हैं। तो मैं सभी व्यूअर्स को यही बोलूँगी कि जब आपकी इंटरनल रूट स्ट्रांग होती है ना, आपकी जिसको हम स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही स्पिरिट है, आपकी आत्मा। जब आपकी आत्मा अंदर से मजबूत होती है तो आपकी बाहरी एक्सटर्नल जर्नी बहुत बहुत ईजी हो जाती है। जब आप खुद से जुड़ पाते हैं, जब आप खुद के साथ एक रिश्ता मजबूत कर पाते हैं, तो आप इस दुनिया में सभी रिश्तों में देखते हैं कि आप बहुत सक्सेसफुली उन चीज़ों को निभा रहे हैं। तो मैं सभी व्यूअर्स को बोलूँगी, हर दिन ध्यान करें, खुद को जानें, खुद को समझें, और आप इस जन्म को क्यों लेकर आए हैं, इस इनकारनेशन को, इस सोल प्लान को क्यों लेकर के आए हैं, वो आपको सिर्फ ध्यान में ही पता लग सकता है। थैंक यू सो मच मैम। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि मनीष जी की जर्नी से आपने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप भी ध्यान करेंगे और इतनी अवेयरनेस अपने अंदर लेकर आएंगे कि आपके अंदर जो इनर पावर्स छुपी हैं उनको आप बाहर लाएंगे और खुद भी ग्रो करेंगे और दूसरों को भी ग्रो करने में हेल्प करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे अगले कार्यक्रम में फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। अगर आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे PMC ऐप को भी डाउनलोड करें। नमस्कार।